दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका द फंडामेंटल इंडिया 2025 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं फंडामेंटल इंडिया, हक की बात हक से। आज चर्चा करते हैं बिहार में होने वाले चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही संवेदनशील है और इस मामले में जो सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी पता नहीं कि किस दल की क्या स्थिति है, लेकिन जो आकलन है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनाव पर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए। तो हम चर्चा करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ और इन आंकड़ों पर बात करेंगे। देखिए, बिहार में जो संख्या है लोगों की, तो उस हिसाब से हमें देखना ही चाहिए कि बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग की संख्या 27.12% है। और ऐसा हमें बताया गया है कि जो हमारा चुनाव का बिहार सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से ये है। जो जाति जनगणना 2 अक्टूबर 2023 में उन्होंने किया था, पेश किया था, उसके हिसाब से। अच्छा, इनमें यादवों की संख्या, जो यादव समुदाय है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 14.26% के करीब यादव हैं। और जो कुर्मी है वो है 2.87%। और बनिया जाति के बारे में बताया गया है कि 2.30 है। धानुक 2.13 है। और आपका तेली जाति से जो लोग हैं उनकी संख्या है 2.81। कोई कुशवाहा यानी कि 4.21% उनकी संख्या है। अब इनको जरा हम देखते हैं, अनुसूचित जाति उनकी संख्या को देखते हैं तो पासवान जो है तो 5.31% हैं और रविदास 5.26% हैं और मुशहर 3.08% हैं। माझी 0.98% माझियों की संख्या है और धोबी 0.83 है। जबकि अन्य अनुसूचित जाति जो आपको है उनको बताया गया है कि 3.48% है। अब कुल मिलाकर के हमें इसको देखना चाहें तो ये देखें कि मुस्लिम संख्या है 17.7 और अनारक्षित सामान्य वर्ग है 15.52। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी जिसे कहते हैं वो है 36.01 और अनुसूचित जाति 19.65 है। और उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग पहले भी चर्चा कर चुके हैं 27.12% है। जो जातियों की जो स्थिति है वो इस प्रकार है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास जो है हिंदू आबादी 88.99% हैं और जो 10,71,92,958 है। तो ये आंकड़ा आपके सामने जो लिया गया है बिहार की जो जनगणना रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये आंकड़े लिए गए हैं। आप इनको देख सकते हैं, देख लें और फिर आगे चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करते हैं। बड़े अचरज की बात है कि बिहार को लेकर के हम लोग बौद्ध की काफी चर्चा करते हैं, जबकि बिहार में बौद्ध मतावलंबियों की, धर्मावलंबियों की संख्या बहुत कम है। पूरे बिहार में 1,11,201 ही बौद्ध बताए गए हैं। मेरे लिए भी ये बड़े आश्चर्य की बात है। और इनका प्रतिशत बिहार की आबादी में ठहरता है 0.0851%। और जैनियों की आबादी, जैन का भी बिहार से बड़ा गहरा संबंध है, उनकी आबादी तो और बहुत कम है, 12,523। और यानी कि जो प्रतिशत है वो 0.0096% है।
तो ये बड़ा चौंकाने वाली बात इसमें हमारे लिए तो ये है। उसी प्रकार जो अन्य सभी की आबादी इसमें दर्शाई गई है और आंकड़े लिए गए हैं। बिहार सरकार ने जो जारी किया था और उसके उसके आंकड़े हैं, तो उसके आंकड़े पर हम बात करते हैं और इन बातों को हमें समझ लेना होगा कि आखिर बिहार की अपनी वास्तविक स्थिति क्या है। तो देखिए, बिहार में जो हमारे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह हैं, अभी जैसा कि हमने देखा कि अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है और पिछड़ा वर्ग 27.12% और पिछड़ा वर्ग में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है, 14.26% है और गैर यादव पिछड़ा वर्ग 12.86% है। जाहिर है मुसलमानों की संख्या 17.7% है। फिर दोहरा रहा हूं, और अगला वर्ग जिसे अनारक्षित कहा या सामान्य कहा जाता है, और उनकी संख्या 15.52% बताई जाती है। इन सामाजिक समूहों के रुझान से राजनीतिक समूहों की शक्ति में स्थिरता बनती है। अब इनके रुझान में बदलाव होते रहते हैं। जाहिर है कि राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर इनके रुझान बदलाव होते रहते हैं। जीत हार के समीकरण का इसी हिसाब से हिलना डुलना जारी रहा करता है। रुझानों में बदलाव का मोटे तौर पर कुछ आकलन और अनुमान तो किया ही जा सकता है। हालांकि अंतिम तो जनादेश जब हासिल होगा तभी पता चलेगा किसका क्या है, लेकिन कुछ अनुमानित निष्कर्ष इससे निकल सकते हैं। यही सोच करके हम यह चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, यादव 14.26 और मुसलमान की आबादी 17.70 यानी कि MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बड़ी चर्चा होती है, मिलकर के 32% बनता है। यह राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी राजनीति के समर्थन का स्थिर आधार बनाता है, यानी कि MY समीकरण अभी तक बनाता आया है। आगे क्या होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो यही स्थिति है। इस समय यादव सामाजिक समूह में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पल रहा है, कह सकते हैं। सभी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये इरादा साफ साफ पढ़ा जा सकता है और इसको पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी सर्वे वगैरह आएंगे और वे तरह तरह की बात कह रहे हैं, उससे भी कुछ संकेत तो आपको मिल ही रहे होंगे या मिलेंगे ही। अब देखिए कि पिछड़ा वर्ग का गैर यादव सामाजिक समूह जो 12.86% है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग में है लेकिन यादव नहीं है, उनकी संख्या 12.86% है। अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है, माने मान लीजिए कि 36%, तो इसका लगभग आधा यानी कि 18%, यानी 31% करीब, 18% ये होता है। तो ये देखना होगा कि बनता है तो यह जनता दल यूनाइटेड की चुनावी राजनीति के समर्थन का स्थिर आधार इससे बनता है, यानी कि जो गैर यादव हैं उनके वोट से उसको नीतीश कुमार जी उस पर अपना क्लेम करते हैं, अपना दावा करते हैं। तो बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक दलों की राजनीतिक हैसियत लगभग बराबर के ठहरती है। वो 19-20 है, बस 30-32% दोनों के पास होता है। लेकिन ये दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अकेले अकेले बहुमत तक पहुंचने पाने की या बहुमत बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में इन्हें बहुमत तक पहुंच बनाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों की यानी कि गठबंधन की जरूरत होती है। अगर ये गठबंधन न करें तो दोनों में से किसी का भी राजनीतिक शक्ति बड़ी कमजोर पड़ जाती है। वे प्रतिशत होने के बावजूद सत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुल मिलाकर यह कि फैसला गठबंधन की ताकत से ही होना है। तो राजनीतिक यथार्थ के अनुसार क्या है गठबंधनों की स्थितियां, ये बात दिलचस्प बात है कि इस पर हमारा ध्यान जाता है और बार बार हम ये देखते हैं कि बिहार में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव निश्चित रूप से भारत की राजनीति को एक दिशा तो इस चुनाव के नतीजों से
मिलना ही है, क्योंकि अगले साल फिर चुनाव है। पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, असम में है, तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, केरल में है। इस हिसाब से बिहार के चुनाव का महत्व बहुत अतिरिक्त है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों में 31% के साथ जनता दल यूनाइटेड और वर्चस्वशाली अग्रा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये प्रमुख घटक दल है। और उसके साथ ही जो 4%, 5% आप अन्य को गिन लीजिए, तो उसमें जो राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं, तो एनडीए की जो संख्या है इस हिसाब से 47% तक पहुंच जाती है। लेकिन ये सरकार बनाने के लिए सामान्यतः यह कंफर्टेबल है, लेकिन तब तक आश्वस्त होकर के कुछ नहीं कहा सकता है जब यह प्रतिशत 50 के पार न चला जाए या उसके आसपास न हो। तो देखा जाएगा कि इसमें क्या होगा। लेकिन देखते हैं कि आगे जो महागठबंधन है उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि महागठबंधन की स्थिति पर ही तो निर्भर करेगा एनडीए की गठबंधन का जो 44% का जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है या हम मानकर चल रहे हैं, तो उसकी प्रभावशीलता क्या है यह तो महागठबंधन की स्थिति को भी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो राजनीतिक जो यथार्थ है उसकी झिलमिल रोशनी में महागठबंधन की स्थिति को भी देखना जरूरी है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि एमवाई के 32% के साथ वाम दल के और अति पिछड़े वर्ग के 18% और कांग्रेस के प्रति अग्रा वर्ग के पिछड़े समूह, अग्रे में भी जो एक पिछड़े समूह है वे इस समय में भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। ऐसे कम से कम 5% वोट तो जरूर है जो कांग्रेस के साथ आकर के या महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं या आ सकते हैं। तो ये पहुंच जाता है 55% तक, ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति को लेकर काफी चर्चा होती है। कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी की राजनीतिक चेतना और सामाजिक न्याय की गुहार का लाभ कांग्रेस को तो मिलेगा, लेकिन कांग्रेस से अधिक महागठबंधन के सभी घटक दलों को मिलना तय है। और यह अधिक महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को इसका लाभ मिले न मिले, लेकिन अन्य महागठबंधन के अन्य दलों को इसका लाभ जरूर मिलेगा, जो राहुल गांधी की जो सांगठनिक शक्ति न हो कांग्रेस की, लेकिन उनकी जो राजनीतिक चेतना की शक्ति है, उनके आह्वान में जो ताकत है, तो सामाजिक न्याय के आकांक्षी लोग जरूर उनके साथ खड़े होंगे। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक यथार्थ की झिलमिलाती रोशनी में एनडीए के 47% के साथ महागठबंधन का 55% दिखता है। तो एनडीए अपनी बढ़त के लिए संघर्षशील है। एनडीए को अपनी बढ़त को और बढ़ाना होगा आगे, अगर बिहार के चुनाव में कुछ लाभ लेना है तो। और महागठबंधन अपनी इस बढ़त के लिए जो उसको एक तरह की बढ़त हासिल है 55% के साथ, तो उसको जारी रखना, उसको कायम रखने की चुनौती है। अभी की स्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को जनता दल यूनाइटेड के 45 और भारतीय जनता पार्टी के 80 और अन्य विधायकों का साथ मिलने से 243 की विधानसभा में 137 का आंकड़ा हासिल है और सरकार बहुमत से चल रही है अभी, जैसा कि सभी जानते हैं। जिस तरह से एनडीए के घटक दलों में खींचतान जारी है, नीतीश कुमार की तबियत के प्रति बेरोक टोक, देखिए तबियत तो नीतीश कुमार जी की सुनते हैं खराब है, लेकिन इस खराब तबियत के प्रति जो बेरोक टोक माखौल उड़ाने वाले जो नेता हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, तो उससे नीतीश कुमार के जो संवेदनशील समर्थक हैं वो काफी विचलित हैं। उनके इस माखौली रवैये ने नीतीश कुमार के जो कुछ समर्थक बहुत ही संवेदनशील हैं उनको निश्चित रूप से उस सामाजिक समूह को विचलित ही किया है। तो इस माखौलिया व्यवहार की चर्चा भी हो रही है पूरे बिहार में। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी एक फैक्टर है, तो प्रशांत किशोर फैक्टर अपनी जगह है। कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है और यह तो लगता है जैसे बिहार में बार बार पता नहीं क्यों बिहार के साथ यह चिपक गया है, जिसे जंगल राज कोट अनकोट कहते हैं,
और यह लालू यादव जी के समय से ही चला आ रहा है। कभी ये उसको जंगल राज करते हैं, कभी वो उसको जंगल राज करते हैं। लेकिन एक बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बातचीत में या प्रवक्ताओं के द्वारा हमें ये सुनने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि पहली बार देश में प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बना है। अरे प्रो इनकम्बेंसी का माहौल किस मुद्दे पर बना है यह तो आपको बताना होगा ना। आपके कहने से तो मामला साफ होता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं। देखिए, कारगर से कारगर समीकरण में एंटी इनकम्बेंसी उथल पुथल मचा देती है। और इस समय बिहार में निश्चित रूप से डबल इंजन के प्रति एंटी इनकम्बेंसी सक्रिय है। कोई लाख कहे कि नहीं सक्रिय है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बिहार बहुत राजनीतिक से बहुत संवेदनशील राज्य है। भले ही यह एंटी इनकम्बेंसी कारोबारी मीडिया के हल्ला गुल्ला और गाल बजाऊ प्रवक्ताओं के चलते अभी साफ साफ किसी को दिख नहीं रही हो ये एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है। कारोबारी मीडिया को तो एनडीए के घटक दलों की उठापटक भी नहीं दिखती है, और नहीं दिखती है तो क्या कीजिएगा। ऐसी हालत में भले ही जनता दल यूनाइटेड की 2-4 सीट बढ़ सकती है, 50 तक पहुंच सकते हैं, 45 में अभी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने 80 से खिसक कर 60 के आसपास रह जाने की स्थिति भी आ सकती है। राजनीतिक माहौल एनडीए के पक्ष में दिखता नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ चुनावी ही नहीं, राजनीतिक गहमागहमी भी काफी तेज है। इस गहमागहमी से सत्ता का यह राजनीतिक सूत्र विपक्ष की पकड़ में आ सकता है कि इस राजनीतिक गहमागहमी जो एनडीए में इस समय में जारी है, उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है, यह तो देखने की बात है। ये तो अनुमान का विषय है, लेकिन चलिए, अनुमान तो बस अनुमान होते हैं, इससे अधिक इनकी हैसियत भी क्या हो सकती है। अब हैसियत तो चुनावी धांधलियों पर टीका टिप्पणी की भी नहीं है। चुनाव आयोग को निश्चित रूप से राहुल गांधी की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग पर विश्वास लोगों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, भारत में इस समय में जो संविधान का भी सवाल है और लोकतंत्र का भी सवाल है। तो संविधान का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, संविधान के सवाल, सब तो चुनाव आयोग की भूमिका के आसपास की चीज है। तो भारत के लोकतंत्र का सवाल, संविधान के सवालों में से कुछ का जवाब तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माध्यम से जरूर मिलेगा। अब अभी इस बात पर लोगों को भरोसा है कि बिहार कुछ करे तो करे, लेकिन कुल मिलाकर के मामला यह बनता है इस बीच में कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वे 243 सीटों पर, यानी कि सारी विधानसभा सीटों पर वे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और उनके भक्त उन्हें जहां बोलेंगे, भक्त यानी कि समर्थक, आजकल भक्त शब्दावली राजनीति में बड़ा चल निकला है, तो उनके समर्थक जहां से बोलेंगे वहां से वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके इस रवैये से अगर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है तो बात अलग है, अगर नहीं है तो बात और भी अलग है। तो लेकिन यह रहस्य भी बनेगा, अभी कई गहमागहमी होगी। हम निरंतर इस पे संदर्भ में जो भी समाचार, जो भी खबर अपनी समझ में आएगा आपके सामने रखेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप निश्चित रूप से अपनी टिप्पणियों से, अपने सुझावों से इस चैनल को समृद्ध करें। आपसे फिर अनुरोध है कि कृपया आप इस कार्यक्रम को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी टिप्पणी से हमें जरूर मजबूत करें, रास्ता दिखाएं। आज के लिए तो बस इतना ही, और इसके आगे फिर मिलते हैं। देखिए, बहुत तामझाम के साथ मैं कार्यक्रम नहीं पेश कर पा रहा हूं, कई तरह की परेशानियां हैं, कुछ तकनीकी भी और कुछ व्यक्तिगत भी। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें और इसके तत्व को ही पकड़ें। जी, आज तो इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।